नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। देखिए, मेरे साथ बिहार के जाने-माने पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर संजय कुमार जी जुड़ रहे हैं और देखिए बहुत खास चर्चा है क्योंकि अमित शाह ने कुछ कह भी दिया है ऐसा ही। और संजय कुमार जी एक ऐसे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं जो शिक्षक भी हैं, इसलिए पॉलिटिक्स की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को समझते हैं। संजय जी, आज अमित शाह ने बम ही फोड़ दिया। देखिए, अमित शाह एक ऐसे राजनेता हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वे बीजेपी के चाणक्य हैं और आज की तारीख में देश की राजनीति के चाणक्य हैं। बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ भविष्य की योजना के कुछ भी नहीं बोलते। बिहार की सियासत गर्म है। नीतीश कुमार एनडीए की ओर जा सकते हैं। जब ये बातें होती थी तो बीजेपी के प्रदेश के तमाम नेता खारिज करते थे कि बीजेपी ने तो नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा है, कहां कोई सवाल पैदा होता है। लेकिन आज अमित शाह राजस्थान पत्रिका से मुखातिब थे और जब राजस्थान पत्रिका के पत्रकार ने सवाल पूछा कि आप अपने पुराने सहयोगियों को फिर से लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो दूसरी पार्टियों में बड़े नेता हैं उन्हें साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में यदि नीतीश कुमार आते हैं तो उन्होंने कहा, देखिए, जो और तो में राजनीति नहीं होती है, लेकिन यदि कोई प्रस्ताव आता है तो इस पर विचार होगा। अब देखिए, ये विचार शब्द, देखिए, यदि अमित शाह ने कह दिया होता कि विचार कर रहे हैं, तब तो फाटक खुल ही गया था। तो आज वे कह नहीं सकते थे क्योंकि हमारी खबर है, जो दूसरे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं या जो भीतर की खबर रखते हैं कि बात चल रही है, अभी डील पक्की नहीं हुई, लॉक नहीं हुआ है। लेकिन आज अमित शाह ने यह कहकर कि विचार होगा, तो संकेत तो दे दिया ना कि देखिए, और आप देख रहे हैं कि देश भर के तमाम प्रदेशों में बीजेपी की तैयारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी की व्यस्तता के बावजूद कई प्रदेशों में जा रहे हैं। कई प्रदेशों में चुनाव की तैयारी इस तरीके से शुरू हो गई, पूछिए मत। लेकिन बिहार में अभी चुप्पी है। सहयोगियों को भी नहीं बताया गया कि आपको कौन कौन सी सीटें दी जा रही हैं। परेशान उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी ने इसे लेकर कल रात एक साथ भोजन भी किया। तो आज अमित शाह का यह बयान बिल्कुल उलट है भाजपा के प्रदेश नेताओं के दावे से कि कोई एंट्री नहीं होने वाली है। संजय जी। बिल्कुल, एक तरह से मैं तो आपके कार्यक्रम को सुनते रहता हूं और आपने एक कार्यक्रम में इस बात की चर्चा कर दी थी कि नो एंट्री का बोर्ड तो हटा ही दिया गया है, वेलकम का बोर्ड लगा दिया गया है। और आज एक तरह से अमित शाह जी की बात ने उस पर पुष्टि लगा दी, मुहर लगा दी। ठीक है, वो राजनेता जो होते हैं वो अपने तरीके से चीजों को बोलते हैं, उनके बोलने के अंदाज होते हैं। अगर अंदर में सब कुछ डील हो भी गया होगा, बात पक्की भी हो गई होगी, तो जो सरफेस पर इस तरह की बात लोग नहीं करते हैं और वो कहते हैं कि हाँ, अगर प्रस्ताव आएगा तो इस पर हम विचार करेंगे। इफ और बट जैसी चीज राजनीति में नहीं होती है। मैं बराबर इस बात की चर्चा करता हूं कि राजनीति में संभावनाएं हमेशा बनी रहती है और राजनीति हमेशा नफा और नुकसान के हिसाब से वहां पर चीजें तय की जाती हैं। लगा होगा अमित शाह जी को कि बिहार की 39 सीटें अगर हमें पिछले चुनाव में मिली थी, उसके एक बड़े फैक्टर नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार अब मेरे साथ नहीं है और नहीं है तो जो सी वोटर का सर्वे की रिपोर्ट आ रही थी और वोटर की सर्वे की रिपोर्ट आ रही थी, उसमें जो अर्थमेटिक बिहार का बताया जा रहा था, जो केमिस्ट्री इन लोगों की बनी हुई थी, जिस केमिस्ट्री फिजिक्स की बात आप कर रहे हैं, अमित शाह के लोग चाहे जितना भी उनको भरोसा दिलाए, लेकिन उनका एक पैरेलल टीम भी काम कर रहा था बिहार में, जो बिहार की जमीनी हकीकत से उनको रूबरू करा रहा था। इसीलिए तो अमित शाह जी को चाणक्य कहा जाता है कि चूंकि जो के पार्टी के लोग होते हैं, संगठन के लोग होते हैं, उससे इतर भी एक आईटी की टीम काम कर रही थी और जिला वाइज, प्रखंड वाइज, पंचायत वाइज एक सर्वे कर रही थी कि अमित शाह जी को बता रही थी कि क्या नीतीश कुमार जी को साथ रखने में
और नीतीश कुमार जी को साथ नहीं रखने में पार्टी को क्या फायदे क्या नुकसान हो सकते हैं। निश्चित रूप से एक फीडबैक उनके पास रहा होगा और एक जी, परसेप्शन की भी बात होती है कि वो जो सूत्रधार इंडिया गठबंधन के है नीतीश कुमार, जिन्होंने ईमानदार कोशिश करके 15 पार्टियों को बैठाया पटना में, और वो नीतीश कुमार जी को अगर वहां कोई भाव नहीं दिया जा रहा है तो एनडीए के माध्यम से देश में एक मैसेज देने की बात भी करेगी भाजपा कि देखिए नीतीश कुमार जी गए तो जरूर थे लेकिन वहां सहज नहीं थे। और यही अमित शाह जी बिहार में पानी और तेल की बात कर गए थे कि नीतीश बाबू आप तो पानी है, तेल के साथ तो आप मिक्स कीजिएगा नहीं। मतलब आपका जो गठबंधन है नेचुरल गठबंधन नहीं है। ठीक है, आपको लगा कि हम वहां पर सहज हैं, आप वहां पर बेहतर कर सकते हैं, चले गए। इशारा तो दे ही रहे थे अमित शाह, लेकिन कभी कभी पॉलिटिक्स में क्या होता है कि पॉलिटिक्स में कुछ भाव के माध्यम से ऐसा भी बतलाया जाता है कि आप वहां गए हैं तो हम बहुत आपके बिना कमजोर महसूस नहीं कर रहे हैं। तो दोनों चीजें चल रही थी, थोड़ा मान मनौवल भी चल रहा था, थोड़ी तारीफ भी चल रही थी, थोड़ी पोस्टरिंग भी हो रही थी कि अगर आप वहां हैं तो रहिए, भाजपा के लिए लड़ लेगी। लेकिन जब नीतीश कुमार इधर असहज हुए, जिस तरह से आरजेडी के लोगों ने बयान सुधाकर सिंह के माध्यम से, सुनील सिंह के माध्यम से, जिस तरह से लोग हमलावर थे, और भाई वीरेंद्र जी ने तो कल और कह दी कि भाई लालू प्रसाद जी के आशीर्वाद से, उनके ही वजह से ये मुख्यमंत्री हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर के क्या बीजेपी को भी तो ये फीडबैक मिल रहा होगा। और ठीक आपने कहा कि वो जो भूपेश जैन थे जो इनका आज इंटरव्यू कर रहे थे राजस्थान पत्रिका वाले, उनको उन्होंने कहा कि राजनीति में इफ बट क्या होता है, अगर इस तरह का प्रस्ताव आएगा तो हम विचार करेंगे। विचार करेंगे का मतलब है चुनाव के वक्त में वही अमित शाह जो नो एंट्री का बोर्ड लगा रहे थे, अपने मंचों से संबोधन में अपने कार्यकर्ताओं को भरोसा दिला रहे थे, अगर आज उन्होंने कहा है कि विचार करेंगे, मुझे लगता है कि चीजें बहुत हद तक करीब हो गई है। हाँ ठीक है, थोड़ी बहुत चीजें कुछ रहेगी, उसको भी मैं समझता हूं कि दूर कर लिया जाएगा। चूंकि मैं बराबर एक चीज को, एक लाइन को दोहराता हूं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। कभी कभी एक्शन जो है वो शब्दों से ज्यादा आवाज करता है। तो एक्शन तो लग ही रहा है ना। बीजेपी के नेताओं का बोल देख लीजिए, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के प्रदेश के जो नेता थे, जिस तरह से नीतीश कुमार पर हमलावर होते थे, सारे लोग नरम हो गए, उनके रुख नरम हो गए। और कल तो मैंने चिराग जी को भी कहा कि वो भी नीतीश कुमार पे एनडीए में शामिल होने को लेकर के जब सवाल पूछा गया तो उनके रुख नरम थे। संतोष सुमन ने कहा कि बिल्कुल अगर नीतीश कुमार जी आते हैं तो आप मत परेशान होइए, सीटों का शेयरिंग हम लोग कर लेंगे। तो उपेंद्र कुशवाहा हो, संतोष सुमन हो, चिराग पासवान हो, लगता है कि इन लोगों को भी इस बात की समझ है कि नीतीश कुमार जी एनडीए में अगर आएंगे तो उनको वेलकम किया। ठीक है संजय जी, ठीक है नीतीश कुमार आएंगे तो, लेकिन जो आज अमित शाह ने कहा कि हम विचार करेंगे, देखिए राजनीतिक कूट भाषा जो कोड वर्ड होते हैं, इसका आशय तो यदि हम डिकोड करें तो अमित शाह ने नीतीश कुमार को बुला लिया है। इसका मतलब तो यही हुआ कि दोनों बातचीत करने को तैयार हो गए हैं और अमित शाह कह रहे हैं, और जो फैसला होना है, देखिए 22 जनवरी को रामलला विराजने वाले हैं अयोध्या में, और चुनाव की तारीखों का ऐलान भी फरवरी के अंतिम हफ्ते में या मार्च के पहले सप्ताह में हो जाएगा। तो जो बातें होनी है, 27 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम भी, 27 जनवरी को माफ कीजिएगा, कार्यक्रम भी है। तो अब इस वक्त कम रह गया है और इसे तो यही माने ना कि विचार करेंगे, तो इसका आशय नीतीश कुमार को बीजेपी ने बुला लिया, जो हम कह रहे थे कि देखिए वेलकम नीतीश कुमार लिखा जा चुका है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को एक तरह से एक इनविटेशन ही है। विचार करेंगे का मतलब ही ये है कि हम अब वार्ता के मेज पर बैठने के लिए तैयार हैं। और नीतीश कुमार जी एक नेचुरल पार्टनर रहे हैं, इस बात को भी समझने की जरूरत है कि ठीक है वो परिस्थितियां बनी होगी, इनको लगा होगा कि वो हमारी पार्टी को तोड़ रहे हैं, उनके बयानों से, उनके पार्टी के लोगों के बयानों से ये असहज हुए होंगे, एक परिस्थिति बनी होगी जिसमें इन्होंने गठबंधन बदला होगा। लेकिन समता पार्टी के गठन से लेकर के अभी तक
एक बार ये 15 में गए और एक बार इस बार गए। अदरवाइज तो ये लगातार रहे हैं उन्हीं के साथ, एनडीए के साथ ही रहे हैं। ठीक है, वो आरोप प्रत्यारोप जो लगा ले। अमित शाह जी भी इस बात को समझते हैं कि हम चाहे जितनी भी ताकत लगा लें, अगर नीतीश कुमार की ताकत हमारे साथ नहीं जुड़ेगी तो हम परिणाम नहीं दे पाएंगे। और इसका उदाहरण रहा है 14 में, ठीक है नीतीश कुमार अकेले लड़े, उनको 2 सीटें मिली, लेकिन 15 में विधानसभा के चुनाव में वही बिहार की जनता जिसने एनडीए को कितनी सीटें दी थी, 14 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या देख लीजिए, और वही भारतीय जनता पार्टी जब 15 में लड़ती है और नीतीश कुमार लालू प्रसाद जी के साथ होते हैं, मतलब आरजेडी के साथ होते हैं, तो देख लीजिए क्या परफॉर्मेंस रहता है बीजेपी को। तो बीजेपी इस बात को समझती है कि नीतीश कुमार जी एक फैक्टर हैं बिहार में, एक ताकत है, और अगर बिहार की 40 सीटें हैं तो जैसे ही नीतीश कुमार जी मेरे साथ आएंगे, न केवल सीटों की संख्या बल्कि हमारे कार्यकर्ताओं का कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। जातीय समीकरण सब कुछ के बाद भी बिहार के जो ताने बाने बुने जाते हैं राजनीति के, उसमें जातीय समीकरण एक बड़े फैक्टर हैं। इस चीज को रियलाइज करना होगा। तो एक मुस्लिम वोटर तो स्वाभाविक है कि इनके साथ नहीं है, वो तो तय है कि बीजेपी अगर वहां होगी तो उसके खिलाफ में वो होंगे, वो एक तो है। खास करके जो यादव वोटर हैं, वो यादव वोटर भी लालू प्रसाद जी से कहीं ना कहीं से गाइड होते हैं। ठीक है, लोकसभा के चुनाव में कैंडिडेट के स्तर पर वो कहीं ना कहीं फ्रैक्चर्ड होते हैं और उसका लाभ जो स्थानीय कैंडिडेट होते हैं या उस जाति के कैंडिडेट होते हैं उनका लाभ मिलता है। लेकिन बाकी जो नीतीश कुमार जी का जिन पर प्रभाव रहा है, खास करके ईबीसी पर, जो सामाजिक है, उसमें 36% उसको तो नीतीश कुमार जी प्रभावित करते हैं। दलित वोटर जो यहाँ है उनको नीतीश कुमार जी प्रभावित करते हैं। अगड़े समाज के कुछ वोटर हैं उसको नीतीश कुमार जी प्रभावित करते हैं। और लौकुश समीकरण आज भी, चाहे जितनी बात लोग कर ले, उपेंद्र कुशवाहा जी, सम्राट चौधरी जी और लोग, लेकिन लौकुश समीकरण के नायक माने जाते हैं नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी अगर कोई मैसेज करते हैं तो वह समाज उनके मैसेज को बहुत ही गंभीरता पूर्वक लेता है। शायद इन सारे समीकरणों को भारतीय जनता पार्टी भी कैलकुलेट कर रही होगी, और तब अमित शाह जी ने कहा कि हाँ, अगर कोई आना चाहेंगे तो जरूर हम उन पर विचार करेंगे, जो मेरे एलाई पार्टनर रहे हैं, जिनके साथ हम समझौता में हैं, जिनके साथ हम सरकार चलाए हैं। तो नीतीश कुमार जी एक ईमानदार छवि के नेता तो हैं, एक बेहतर शासन चला करके तो दिखाया है। 18 वर्षों के कालखंड में भ्रष्टाचार का आरोप तो नीतीश कुमार पर नहीं लगा, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। तो छवि को कोई परिवारवाद का आरोप नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी जब नीतीश कुमार जी उनके साथ थे, उस समय भी उन्होंने कहा था कि समाजवाद के अगर कुछ असली पुरोधा अगर बचे हुए हैं इस देश में, तो उसमें एक बड़ा नाम नीतीश कुमार जी का भी है। तो एक फेस के तौर पर, एक चेहरा के तौर पर नीतीश कुमार अगर इनके खेमे में आते हैं तो निश्चित रूप से भाजपा कंफर्टेबल महसूस करेगी, और भाजपा चाहेगी कि नीतीश कुमार जी हमारे साथ आए। नीतीश कुमार जी भी चाहेंगे, जिस तरह से असहजता उनकी दिख रही है यहाँ सीटों के शेयर को लेकर के, विलंब को लेकर के, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर के, और जो गठबंधन की गति, धीमी चाल, जिस तरह से कहते हैं कि कछुआ के चाल से जिस तरह से इंडिया गठबंधन बढ़ रहा है, उसको लेकर के इनकी नाराजगी दिख रही है। और उस नाराजगी को इन्होंने कई बार प्रकट भी किया कि इस तरह से आप लड़िएगा। तो ये सब असमंजसता और अमित शाह जी के तरफ से वेलकम, हमको लगता है कि दोनों की नजदीकियां बढ़ेगी, बहुत जल्द ही कुछ परिणाम आपको देखने को मिलेगा। तो संजय जी, आप आज भी मानते हैं कि नीतीश कुमार वो जीरो है, जब एक के बाद जुड़ते हैं तो बिहार में ताकत, उस पॉलिटिकल गठबंधन की ताकत 10 गुना बढ़ जाती है और वो जीत के करीब पहुंच जाती है। दूसरा, इसको भी डिकोड आप कीजिए कि नीतीश कुमार ने इन दिनों खामोशी की चादर ओढ़ रखी है, कुछ भी बोलना नहीं चाहते। उन्होंने वर्चुअल मीटिंग में कन्वेनर का पद ठुकरा दिया, और कल भी आपने देखा होगा बहुत छोटा सा वक्तव्य लालू यादव का, जब उनसे सवाल पूछा गया
क्या नीतीश कुमार नाराज है? तो उन्होंने कहा, देखिए, कल एक ऐसा मौका था, इस सवाल का जवाब वे दे सकते थे कि नाराजगी कहाँ है, बिहार में महागठबंधन मजबूत है और ये आप लोग बेवजह तुल दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने सवाल का जवाब क्या दिया? सवाल था, नीतीश कुमार नाराज है? उन्होंने कहा, चलिए हटिए। वो खामोशी की चादर, जीरो की ताकत और लालू यादव का बेरुखापन, ये सब कुछ क्या दर्शाता है? देखिए, खामोशी तो इस बात को जरूर दर्शाता है कि उनके अंदर में अब कोई उत्साह नहीं दिख रहा है। जो उत्साह पहली बैठक में दिखी थी पटना में, जब उन्होंने बैठाया था, जब उन्होंने गठबंधन बदला था और दिल्ली के नेताओं से एक एक व्यक्ति से जाकर के मिल करके और उन्होंने एक कोशिश की थी कि एक मजबूत विपक्ष की पटकथा लिखी जाए, उस समय उनके चेहरे का फेशियल अपीयरेंस और इधर की चुप्पी, ये तो बता ही रहा है ना कि सहज नहीं है, असहज है। और असहजता इस बात को लेकर के भी दिख रही है कि शायद नीतीश कुमार जी की किसी भी बात को गंभीरता से वहां नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, संयोजक आप इनको नहीं बनाते, लेकिन नीतीश कुमार जी एक बात तो बोल ही रहे हैं ना कि भाई सीट शेयरिंग तो तय कर लीजिए कि कौन कहां से लड़ेंगे, तब तो वो अपनी जमीन उर्वर करेंगे और तब जाकर के वो चुनौती देंगे। आप तो अभी सीट शेयरिंग पर कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, कोई आप उत्साह ही नहीं दिखा रहे हैं, कोई उत्साह ही नहीं दिखा रहे हैं। इस बात को लेकर के नीतीश कुमार शायद इस बात को समझ गए हैं, हमारे बोलने का कोई बहुत मतलब यहाँ नहीं रह गया है। इन लोगों को जब सूट करेगा उसके बाद ही सीट शेयरिंग करेंगे। इसीलिए ये नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी के लोग 17 सीटों की बात करके अपने को किनारे लगा दिए कि भाई हमारी 16 जीती हुई सीटें हैं, पिछले बार हम 17 पर लड़े थे, इस बार हम 17 पर लड़ेंगे, ये कह करके अपने को इन्होंने किनारे कर लिया। 23 सीट है, 23 सीट पर आरजेडी तय कर ले कितना पर वो लड़ेंगे, कितने पर कांग्रेस को लड़ाएंगे, कितने पर वाम दलों को लड़ाएंगे। तो ये चुप्पी इस बात को तो बता ही रहा है ना कि कोई उत्साह या इनकी सहमति के लिए जो गठबंधन है उसमें कोई बहुत इंतजार हो रहा है, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। जबकि नीतीश कुमार जी 4 जो फिजिकल इनकी बैठक हुई और एक वर्चुअल बैठक हुई, हर में नीतीश कुमार जी शामिल हुए, लेकिन कहीं ना कहीं से इनको लगा कि कुछ निकलता हुआ दिख नहीं रहा है। और सीट शेयरिंग की बात पहली बार से ही की, एक तो डेडलाइन भी दिया गया था कि 30 तक हम लोग सीट शेयरिंग कर लेंगे। आज हम लोग तो बात कर रहे हैं 18 तारीख को, कहा अभी तक तो कोई सीट शेयरिंग वाली बात निकल करके नहीं आई है। हाँ, बिल्कुल। दूसरा जो आपका सवाल है कि नीतीश कुमार निश्चित रूप से वो जीरो हैं, जहां पर वो बैठेंगे तो वो आंकड़ा दहाई, सैकड़ा, हजार में बदल जाती है चीजें। इसलिए नीतीश कुमार जी ने अपने इमेज को बचाया है, जो इनका इमेज है। चाहते तो ये भी भटक सकते थे, ऐसा कुछ नहीं था, बाकी जो नेतृत्व जिनको मिला वो भटके। नीतीश कुमार जी ने अपने को बचाया। आलोचनाओं को सुन करके लोग इन पर तरह तरह के तंज कसते रहे, उनको भी, और ये कभी भी सीधे सीधे किसी को इन्होंने जवाब नहीं दी, चुप्पी लगा जाते हैं। तो नीतीश कुमार एक फैक्टर तो है, इनके प्रति एक भरोसा तो लोगों को है, और बदलाव के वाहक नीतीश कुमार जी रहे हैं, इसका गवाह बिहार है, बिहार के लोग हैं। जो इस पर हम लोगों ने पिछली बार लंबे तरीके से बात किए थे कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में जब तक रहेंगे तब तक वो प्रासंगिक क्यों रहेंगे, कैसे रहेंगे। क्योंकि जो तस्वीरें हैं, जो बदलाव है, उस बदलाव को आप दबी जुबान से ही सही, लेकिन जब लोग देखता है तो बोलता है कि हाँ ये बिहार बदला है, बिहार का ये स्वरूप नहीं था। तो एक पार्ट तो ये है। तीसरी बात जिसकी बात कहा जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार जी बीजेपी के तरफ जाते हैं या इनका गठबंधन उधर जाता है, तो देख लीजिए इनके जो 16 एमपी है उसमें 13 एमपी का झुकाव कहीं ना कहीं से बीजेपी के तरफ है, क्योंकि वो जो उनका बेस वोट है, जिस बैकग्राउंड से जीत करके आते हैं, और जो उनके वोटर है वो वोटर कौन रहे हैं, आरजेडी के खिलाफ ही तो ये लड़ करके जीत करके आए हैं, तो उनके वोटर तो वही हैं। उनको लगता है कि जमात वही है, बेस हमारा वही है, इनके जो विधायक हैं वही बेस इनका है। तो नीतीश कुमार जी जब विधायकों से बात करते होंगे, अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से बात करते होंगे कि अच्छा ये बताइए अब तो हमको चुनाव में जाने की बारी आ गई,
हम लोग कहाँ सहज होंगे, कौन हमारा बेस वोट है। तो निश्चित रूप से इनके विधायक एमपी, अब एमपी वाली बात तो सरफेस पर आ गई, अखबारों में भी आ गई थी कि 13 एमपी इनके चाहते हैं कि हम एनडीए के साथ ही सहज रहेंगे। इन सारी चीजों पर नीतीश कुमार जी भी गंभीरता पूर्वक विचार कर रहे होंगे और कर करके और उसके बाद निश्चित रूप से बहुत जल्दी कोई निर्णय पर पहुंचेंगे। लेकिन ये बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह, जिनको चाणक्य कहा जाता है, अगर उन्होंने अपने पत्ते खोले हैं कि अगर हमारे पुराने पार्टनर हमारे साथ लौटना चाहते हैं तो हमारे यहाँ विचार होगा, एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा नहीं है, बल्कि भावी चुनाव कैसे जीता जाए इसका एक संकेत है। अब देखना होगा, 24 को तो इनकी कर्पूरी जयंती है, 24 को अगर ये धूमधाम से, 22 को अयोध्या में कार्यक्रम है, 24 को ये कर्पूरी जयंती मनाएंगे। हम समझते हैं कि 27 को, 22 को अयोध्या में, जी 22 को अयोध्या, 24 को यहाँ, 22 और 24 के बाद हम समझते हैं कि 25, 26, 27 तक चीजें तय हो जाएंगी, इनके रुख स्पष्ट हो जाएंगे। लेकिन मैं संतोष सुमन जी को सुन रहा हूं, मैं उपेंद्र कुशवाहा जी को सुन रहा हूं और मैं चिराग जी के भी बयानों को सुन रहा हूं। उनके बयानों में जो नरमी आती है, कहीं ना कहीं से उन लोगों को भी संकेत मिल गया है कि नीतीश कुमार जी एनडीए में आ रहे हैं। अदरवाइज के जो बयान होते थे वो बड़ा अटैकिंग होते थे, इन पर बहुत ही जिसको कहते हैं ना कि सख्त अंदाज में उनकी प्रतिक्रिया होती थी, वो सख्त अंदाज नहीं दिख रहा है। बल्कि संतोष सुमन जी ने तो कहा कि बिल्कुल अगर वो एनडीए के हिस्से होते हैं तो हम लोग मिल बांट लेंगे, सीटों को लेकर के हमारे यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं। वो तो जीतन राम मांझी ने भी कह दिया कि यदि कुछ होता है तो वो बिहार के हित में होगा। देखिए एक दूसरी बात और भी नोट करने की बात है, कंफर्टेबल नॉट कंफर्टेबल, जो पोजिशनिंग की बात हो रही है नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार ने पिछले 2 महीने से तेजस्वी यादव से भी थोड़ी दूरी बना ली। कल भी हमने देखा कि गुरु गोविंद सिंह के ज्योति पर्व में दोनों पहले साथ जाते रहे थे, लेकिन कल साथ नहीं गए, नीतीश कुमार पहले ही निकल लिए। और किसी भी ऐसे मौके पर देखिए, अब चाहे बहाली का मसला हो, चाहे कोई दूसरा मसला हो, क्रेडिट नीतीश कुमार स्वयं के लिए ले रहे हैं, जेडीयू के लिए ले रहे हैं। और जिस तरीके से पहले वे संकेतों में कह देते थे, खुले तौर पर कह देते थे कि अब तो आगे इन्हीं लोगों को सब कुछ करना है, ये भविष्य है, तो अब वे कहीं तेजस्वी यादव को भविष्य बताते हुए नहीं दिख रहे। यह इस बात का प्रमाणक है कि दूरी तो बढ़ चुकी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, दूरी तो बढ़ गई है कि मंच शेयर करने से लेकर के, ठीक आपने कहा कि कल लगता है कि 10 मिनट के आगे पीछे ही लोग गए थे वहां गुरुद्वारा, लेकिन दोनों अलग अलग। नहीं, मैं रोक लेता हूँ। नीतीश कुमार को 11:30 बजे जाना था, तेजस्वी यादव का कारकेट भी तैयार था, लेकिन नीतीश कुमार 11 बजे ही निकल गए और तेजस्वी यादव तैयार ही नहीं हुए थे, वे फिर दोपहर के बाद गए। तो कल तो समय मतलब लंबा अंतर हो गया। लेकिन आपने गांधी मैदान में भी देखा 13 जनवरी को कि कहीं भी नौकरियों, बहाली, रोजगार, इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ जेडीयू ने अपने लिए। नीतीश कुमार ने साफ कर दिया, ये 7 निश्चय पार्ट 2 का, कहीं से भी यह क्रेडिट देने की कोशिश नहीं हो रही है कि ये तेजस्वी यादव सरकार में शामिल हुए तभी। इसीलिए देखा आपने कि सुनील सिंह ने कहा चाहे डिंग कोई हाँक ले, लेकिन नौकरी मॉडल जो है वह तेजस्वी यादव का है। तो तनातनी वहां तक बढ़ी हुई है संजय जी। हाँ बिल्कुल सही आपने कहा। नीतीश कुमार ने तो गांधी मैदान के मंच से बिल्कुल कहा कि ये 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत हमने तय कर लिया था कि 10 लाख नौकरी देंगे, और उसी की ये प्रक्रिया के तहत और बाद में आरजेडी के प्रवक्ताओं को अगला दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन लोगों ने बताया कि नहीं, ये तो 15 महीने या 17 महीने की उपलब्धि है तेजस्वी जी की। और सुनील सिंह जी ने जो कहा, वो तो जो ट्वीट किया कि डिंग जो हाँक ले, इशारा साफ था। भाई वीरेंद्र जी ने क्या कहा, वो तो कहे कि लालू प्रसाद के आशीर्वाद से ये मुख्यमंत्री हैं। तो तनातनी तो पूरी तरह से बनी हुई है। हालांकि जेडीयू के भी
नेता जो है वो पीछे अब नहीं है। अशोक चौधरी जी ने भी कहा ना कि किसी की कृपा से वो मुख्यमंत्री नहीं है। अगर आप कुछ हाँ, बोल रहे हैं तो उधर से भी प्रतिकार हो रहा है। अशोक चौधरी जी ने कहा कि किसी की कृपा से वो मुख्यमंत्री नहीं है। उनके अंदर में वो क्षमता है, योग्यता है, वही एक बिहार के चेहरे हैं, इसलिए वो मुख्यमंत्री हैं। तो तनातनी तो बढ़ी ही हुई है और क्रेडिट लेने में भी अब नीतीश कुमार जी किसी भी कीमत पर अब वो क्रेडिट किसी को देने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ठीक आपने कहा, फिर वो मैंने देखा कि गांधी मैदान में 2005 के पहले की बात उन्होंने दोहराई। क्या था बिहार में 2005 के पहले क्या था? बीच में मैंने देखा था कि 2005 वाली बात बंद हो गई थी। उस दिन उन्होंने फिर उसकी पुनरावृत्ति की। जितने अखबारों में विज्ञापन आए उस पर केवल और केवल एक तस्वीर थी नीतीश कुमार जी की, कि शिक्षा के नायक अगर कोई है तो नीतीश कुमार जी हैं। पोस्टर जो गांधी मैदान में टंगे हुए थे उस पर अगर आप देखिएगा तो एक तस्वीर थी, नीतीश कुमार जी की तस्वीर थी। तो ये चीजें तो स्पष्ट है ही ना। और इसके पहले भी आपने देखा कि कई ऐसे कार्यक्रम हुए जिसमें नीतीश कुमार जी के साथ तेजस्वी नहीं दिखे। वो चाहे पुनौरा धाम का मामला हो, चाहे केसरिया का स्तूप का मामला हो, चाहे नवादा में गंगा जल का मामला हो, चाहे पटना में इतना बड़ा बिजनेस कॉन्क्लेव हुआ उसका मामला हो, कहीं तेजस्वी जी नहीं दिखे। ठीक है, बाद में थोड़ा पैचअप करने की कोशिश की गई कि राहुल जी के फोन के बाद ये गए, मिलने गए, लेकिन जो सहजता और जो लग रहा था कि दोनों अब बिल्कुल एक साथ सरकार चला रहे हैं, जो उत्साह दिखता था, जो चेहरे का गेस्चर, और दही चूड़ा के भोज की भी तो तस्वीर बाहर आई कि किस तरह से दही चूड़ा केवल 7 मिनट, हाँ, 7 मिनट, केवल 7 मिनट, केवल 7 मिनट, और जिस तरह से वो चूड़ा दही खा रहे हैं, जो चेहरे का अपीयरेंस है, वो देखने से तो, चूंकि तस्वीरें भी तो बहुत कुछ बोल देती है, तो वहां सहजता तो नहीं है, जिसको कहते हैं ना कि वहां बहुत सहज नहीं है। और बयान शुरू हो गए कि अगर उधर से बयानबाजी हो रही है तो इधर से भी लोग चुप नहीं है। और अशोक चौधरी जी ने तो कुछ दिन पहले यहां तक कह दिया था कि टाइगर अभी जिंदा है, मतलब अगर कोई भी निर्णय नीतीश कुमार जी लेता है तो फिर वो निर्णय ले सकते हैं। तो टाइगर अभी जिंदा है, नीतीश कुमार किसी की दया से मुख्यमंत्री नहीं बने हुए हैं, ये सब बातें तो साफ साफ, हम लड़ेंगे, हमारी जीती हुई 16 सीटें हैं, 16 पर तो हम लड़ेंगे ही, इस पर हमको कौन रोक देगा, इस तरह की बातें जब आ गई, मतलब फ्रंट फुट पर आ कर करके जेडीयू इस बात को एक तरह से मैसेज कर रही है। आप समझिए ना समझिए, अगर आपको शर्तें हमारी मंजूर हैं ठीक है, अदरवाइज हमारे रास्ते भी खुले हुए हैं। और आज अमित शाह जी ने तो उस पर्दे को ही हटा दिया, जो पर्दा लगा करके बीजेपी के नेता यहाँ बोल रहे थे, नहीं नहीं वो तो नो एंट्री की बोर्ड लग गई है, अब वहां यहाँ आने की कहाँ कोई बात है। चूंकि बिहार की राजनीति को तय करने वाले अगर एक व्यक्ति बीजेपी में है तो अमित शाह है। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी की सहमति से ही वो तय करते हैं, लेकिन बिना सहमति से क्या आज विज्ञापन जो पत्रिका जो है उसके ये में बैठक में जो ये बोल रहे थे, भुवनेश जैन को बोलने के क्रम में उन्होंने बड़ी स्पष्टता से बता दी कि बिल्कुल अगर हमारे पुराने पार्टनर आना चाहते हैं तो हम लोग उस पर विचार करेंगे। राजनीति में इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है कि 2 कदम हम आगे बढ़े, हमने हाथ बढ़ाया, 2 कदम आप भी आगे बढ़िए, फिर हम लोग एक दूसरे को गले मिलेंगे। संकेत तो स्पष्ट लग रहे हैं, समय की सीमा में 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है। जी, तो संकेत बिल्कुल स्पष्ट लग रहे हैं कि अमित शाह ने नीतीश कुमार को बुला लिया है, और यदि नीतीश कुमार आते हैं तो बिहार में एनडीए की ताकत बहुत बढ़ जाएगी। इंडिया ब्लॉक को सोचना होगा कि चुनाव कैसे लड़ेंगे, क्योंकि देखिए बीजेपी को भी पता है कि बिहार एक टफ स्टेट है। तो आज हम लोगों ने चर्चा करी, लेकिन समय का इंतजार, अब समय 22 जनवरी के बाद कौन सा दिन आता है, नीतीश कुमार की खामोशी कब टूटती है, इसका इंतजार हमें भी रहेगा, बिहार को भी रहेगा, देश को भी रहेगा। तो आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे। आज आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए संजय जी को धन्यवाद। और चलते चलते हम अपने दर्शकों से कहते हैं कि यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।